दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जिस बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बुक बेंजामिन ग्राहम ने 1934 में लिखी थी। और दोस्तों यकीन मानिए इस बुक के अंदर खजाना छुपा हुआ है जिसके बारे में आप लोग जानते ही नहीं है। और शायद आप इस बुक से इसलिए दूर हैं क्योंकि ये बुक पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसीलिए आज की वीडियो हमने इसीलिए बनाई है ताकि आपका और इस बुक का फासला कम हो सके और आपको इसके अंदर मौजूद खजाने के बारे में पता चल सके। इनफैक्ट वॉरेन बफेट जो एक सेल्फ मेड बिलियनियर है, उन्होंने बहुत बार 3 बुक्स का नाम लिया है जिससे उनको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू मिली है, जिसमें से एक बुक ये भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना आपको इंतजार करवाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं बाइबल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के पहले इंपॉर्टेंट लेसन की तरफ। लेसन नंबर 1, व्हाट इज द गुड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों सदियों पहले जब बिजनेस ओनरशिप को बहुत सारे साइलेंट पार्टनर्स में डिवाइड किया गया था, जिसको हम स्टॉक या इंडिया में शेयर्स कहते हैं, तो बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो इनको खरीदते थे और बाकी सारे लोगों की नजर में ये एक गेम्बलिंग यानी कि जुआ था। वो इसीलिए क्योंकि इसके रेट रोजाना ऊपर नीचे होते रहते थे। जैसे कि जब किसी गेम में आप बैटिंग यानी कि सट्टा लगाते हो तो किसी प्लेयर का लगाया हुआ भाव कैसे ऊपर नीचे होता है, वैसे ही लोगों को लगता है कि ये सट्टा है। इसीलिए सदियों पहले एक फेमस लाइन लोगों द्वारा बोली जाती थी, जेंटलमैन प्रिफर्ड बॉन्ड्स। दोस्तों उस टाइम पर ब्रांड्स नाम की चीज इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि जब रेडियोस का आविष्कार हुआ तब जाकर बड़ी कंपनियों को मौका मिला अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करवाने का, जिनसे उनके ब्रांड फेमस होने लगे और लोग उनके बारे में जानने लगे और फिर लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे। इसलिए पुराने जमाने में लोग जब बिजनेस करते थे तो उस बिजनेस की वैल्यू का पता लगाने के लिए लोग ये देखते थे कि उसके बिजनेस के गोदाम में कितना माल यानी कि कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। जैसे मान लो आपके गोदाम में 500 करोड़ के चावल मौजूद है तो आपके बिजनेस की वैल्यू हुई 500 करोड़। क्योंकि यह आपका कोई ब्रांड नहीं है तो आपका जो सिर्फ नॉर्मल मार्केट प्राइस है आपको उसे उसमें ही बेचना पड़ेगा और इसीलिए वैल्यू भी उसकी उसी प्राइस पर की जाती थी। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि स्टॉक मार्केट में लोग डर के मारे, लालच के मारे स्टॉक का प्राइस भी इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं और कभी इतना ज्यादा गिरा देते हैं, जिससे उस बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू तो कुछ और ही होती है और उसका मार्केट प्राइस कुछ और होता है और ऐसा अक्सर होता रहता था। अब लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिलीट करना तो आता नहीं था, तो इसीलिए बेंजामिन ग्राहम जो एक वैल्यू इन्वेस्टर थे वो हमें कह रहे हैं कि हमें ऐसे मिस प्राइस स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए जो उनके हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि टेक्निकल टर्म में अगर मैं कहूँ तो हमें ऐसे स्टॉक्स खरीदने चाहिए जिसके नेट करंट एसेट उसके करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा हो। अगर आपको ये टेक्निक समझने में मुश्किल हो रही है तो मैं इसको आसान करके आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की तारीख में हमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और इतनी ज्यादा रिसर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बेंजामिन ग्राहम के टाइम पर एक्सेल शीट, इंटरनेट या कैलकुलेटर भी नहीं था, तो उन लोगों को सारी कैलकुलेशन खुद से ही करनी पड़ती थी। लेकिन आज हमारे पास लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज मौजूद है। तो चलिए आपको रियल एग्जांपल दिखाते हैं। एक स्टॉक जो मेरे दोस्त ने अभी खरीदा था बेंजामिन ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके। दोस्तों पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। तो दोस्तों अभी आपको आपकी स्क्रीन पर जो KRBL लिमिटेड का एसेट्स दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर इसके फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया के सारे बासमती ब्रांड्स इस कंपनी के हैं और शायद आपने इस ब्रांड का नाम भी सुना होगा। अब यहाँ पर इसका टोटल मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट कैप है 5,901 करोड़ रुपए और इसके एक शेयर की कीमत है 251 रुपए। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि इस कंपनी का करंट एसेट है 3,000 करोड़ रुपए और इसकी करंट लायबिलिटीज सिर्फ 570 करोड़ रुपए की है। यानी कि नेट अगर आप इस कंपनी की लायबिलिटी खत्म कर दो यानी कि इसका कर्जा चुका दो और फिर आप इस कंपनी को बंद कर दो तो आज के आज ही आपको इस कंपनी से ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नोटिस करोगे तो जब स्टॉक प्राइस 100 रुपए से नीचे गया था तब इसका पूरा मार्केट कैप यानी पूरी कंपनी अप्रोक्स 2,000 करोड़ में बिक रही थी, जिसके पूरे वर्किंग कैपिटल से भी सस्ता है। और उस टाइम पर इसके वर्किंग शेयर्स हमने खरीदे थे और आप इस कंपनी का वर्किंग कैपिटल चेक करोगे तो इसके वर्किंग कैपिटल में सारा इन्वेंट्री था जो कि इनके गोदाम में राइस था। मतलब आपको 2,000 करोड़ देकर 26,000 करोड़ की वैल्यू मिल रही थी और फिर फ्यूचर में कंपनी जितना भी कमाएगी वो सब आपका बोनस था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही अच्छी डील है, लेकिन दोस्तों ये हुआ इसलिए क्योंकि मार्केट में लोगों ने डर के मारे स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया था। कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने राइस कंपनी के शेयर्स बेचकर राइस खरीदना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि ये एक मिस प्राइसिंग था जिसको ढूंढने के लिए बेंजामिन ग्राहम हमें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ कुछ महीनों में इस स्टॉक का प्राइस 250 रुपए ऊपर चला गया है जो कि डबल से भी ज्यादा है। और अब यहाँ से स्टॉक्स जितना भी ऊपर जाएगा वो आपका बोनस होगा। दोस्तों इसके फायदे तो हमने आपको बता दिए, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में एक प्रॉब्लम भी है। वो ये है कि इतनी सस्ती कंपनीज जब हमें मिलती हैं तो वो ऐसे प्रोडक्ट बेचती हैं जो बिल्कुल एवरेज प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कमोडिटी टाइप्स जिसमें कस्टमर राजा होता है। इसको अगर इंग्लिश में हम बोले तो ये होता है द कंपनी इज ए प्राइस टेकर। कंपनी को जो भी मार्केट प्राइस मिलता है उसके प्रोडक्ट का वो कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे मोबाइल फोन का मार्केट पूरी दुनिया में फिलहाल कमोडिटी जैसा हो गया है और चाहे सैमसंग खरीद लो, ओप्पो खरीद
खरीद लो या फिर रेडमी, इन सब ब्रांच में अब ज्यादा फर्क नहीं है। और जब भी आप कोई फीचर चेक करते हो तब उसका प्राइस भी चेक करते हो, क्योंकि सबका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए इन कंपनीज को प्राइस से कंप्लीट करना पड़ता है। दूसरी तरफ दुनिया में सिर्फ एक ब्रांड है जिसका आईफोन अलग ही फीचर देता है, और अगर उसके फीचर्स इतने अलग भी नहीं है तो भी लोग उसको ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी प्राइस को लेकर कंप्लीट नहीं करती, और ये कंपनी जिस भी प्राइस में फोन को बेचती है, चाहे वो लाखों में क्यों ना हो, लोग हमेशा खरीदते हैं। और इसीलिए ये आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, क्योंकि मोबाइल फोन आज की तारीख में लोगों की सबसे बड़ी नीड है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। इसलिए ये कंपनी प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं। तो दोस्तों ये था इस बुक का लेसन नंबर 1, लुक फॉर नेट स्टॉक, जिसके मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता दिए। अब बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 2 की तरफ, जो है हाउ इज द स्टॉक प्राइस डिसाइडेड। दोस्तों किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में दो चीजें होती है, एक होता है इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स, दूसरा होता है स्पेकुलेटिव फैक्टर्स, जिसको हम फैक्ट या फिर ओपिनियन बोलते हैं। दोस्तों आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो आपको उसके फैक्ट पर फोकस करना चाहिए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स होते क्या है। दोस्तों ये वही होते हैं जिसमें हम कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मान लो अभी आपको थोड़ी देर पहले एक कमोडिटी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी थी, तो जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको उसके पास जितना इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन करना है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स होते हैं कंपनी की अर्निंग्स, डिविडेंड्स, एसेट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर्स, इन्वेंट्री और किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी। और दूसरी तरफ स्पेकुलेटिव फैक्टर्स होते हैं ओपिनियन, साइकोलॉजी, इमोशंस, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, रेपुटेशन। तो हमें स्टॉक्स को खरीदते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम स्पेकुलेटिव फैक्टर्स को काउंट कर रहे हैं तो कितना काउंट कर रहे हैं। जैसे जब कोई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बनाती है तो लोग उसके स्पेकुलेटिव फैक्टर्स की डबल काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे इसका भी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। 1999 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्टॉक प्राइस $58 पर शेयर का था और उसका पीई रेशो उस टाइम पर 80 का था। दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और इस कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। सिर्फ अगले 7 साल में उसका प्रॉफिट 775% बढ़ा और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी की शुरुआत है। तो दोस्तों इसके स्टॉक प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया, अभी दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू ग्राफ है, जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी ने लगातार हर साल अपना सेल बढ़ाया है। लेकिन 2000 में यानी कि सिर्फ एक साल बाद इसका स्टॉक प्राइस 50% गिरा और इसका पीई रेशो 20s में आ गया और फिर कुछ सालों तक वो स्टॉक प्राइस वहीं पर घूमता रहा। अब जो इन्वेस्टर ने 1999 में इन्वेस्ट किया था उनको 15 साल रुकना पड़ा अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। प्रॉफिट तो आप भूल ही जाओ। इसलिए लेसन नंबर 2 इस बुक का यह है कि अगर आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी क्यों ना मिल जाए, आपको फोकस करना चाहिए कि आप उसके लिए कितना अमाउंट पे कर रहे हो, क्या उसका वैल्यूएशन रीजनेबल है, अगर आपको उससे रिटर्न मिलेगा तो कितना मिलेगा, क्या आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज की। अब दोस्तों अगर आप 1999 में किसी भी इन्वेस्टर से ये पूछते कि वो इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास हजारों रीजन मौजूद होते। ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत प्रॉफिट कमा कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर देती है तो उसके अंदर स्पेकुलेटिव फैक्टर्स बढ़ जाते हैं और इसी वजह से सिर्फ प्राइस को बढ़ता हुआ देखकर सो कॉल्ड न्यू इन्वेस्टर्स एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और वो इसमें इतने प्राइस पर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं जिसकी वजह से स्पेकुलेटिव फैक्टर्स की डबल काउंटिंग होती है। और दोस्तों हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कंपनी के फैक्ट इतनी आसानी से चेंज नहीं होते जितनी आसानी से लोग अपना ओपिनियन बदल देते हैं। और फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, फ्यूचर हमेशा अनसर्टन होता है। इसीलिए ऐसे नुकसान से बचने के लिए सबसे सही तरीका ये होता है कि हमें ऐसे स्टॉक्स को नजरअंदाज ही करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट आज अच्छा बिजनेस कर रहा है और इसका शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो वो लोग जिन्होंने 1999 में इन्वेस्ट किया था वो एक्चुअली में राइट थे। लेकिन दोस्तों दुनिया के अंदर किस बंदे में इतना दम है कि वो 15 साल तक उस स्टॉक को होल्ड करके रखेगा जब उसका स्टॉक प्राइस 50% गिर गया था अगले साल, और आने वाले 10 सालों तक उसका स्टॉक प्राइस वहीं पर घूम रहा था। इसलिए दोस्तों इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि इफ यू बाय अ स्टॉक फॉर नॉन वैल्यू रीजन यू एंड अप सेलिंग फॉर नॉन वैल्यूएबल रीजन। लेसन नंबर 3 इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों जब एक हॉर्स रेस गैम्बलर जब किसी ऐसे घोड़े पर शर्त लगाता है जिस पर वो अपने सालों पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एकदम श्योर है कि ये घोड़ा जीतेगा ही, तो दोस्तों ये ऐसा होता है जैसे 1929 में इन्वेस्टर्स एकदम महंगे स्टॉक्स को लेकर एकदम श्योर थे कि फ्यूचर में ये स्टॉक्स हमेशा ग्रो करेंगे, जिसका रियल एग्जांपल हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक का बताया। क्या आप राइट होने के बाद भी लॉस ले सकते हो? अब बेंजामिन ग्राम ने यूएसए के 1920 के ब्लू चिप बैंकिंग स्टॉक का एक एग्जांपल लिया है जो शायद इंडियंस के लिए इतना रिलेवेंट नहीं होगा, इसलिए हम इंडियंस कंपनी की बात करते हैं। अगर आज आप कोई भी इंडिया की ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक प्राइस चेक करो तो उसका पीई रेशो हमेशा 50 से ऊपर रहता है, किसी कंपनी का 100 के ऊपर भी रहता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कंपनी बहुत बढ़िया है और ये कंपनी आने वाले कुछ सालों तक बंद नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या आप इसके प्राइस से जस्टिफाइड है। इसके अंदर अगर स्पेकुलेटेड फैक्टर्स मिले हुए हैं तो वो कितने हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर से
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताता हूँ। द मार्केट मेड अप न्यू स्टैंडर्ड्स एज इट वेंट along by accepting the current price, however high, has the sole measure of value. Any idea of safety based on this uncritical approach was clearly illusory and repeat with danger. यानी जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है तो वो हमेशा एक न्यू स्टैंडर्ड बना देता है, और ये लोग वही होते हैं जो स्पेकुलेटिव फैक्टर्स में ऐड करते हैं कि आजकल 50 PE तो नॉर्मल है। Carried to its logical extreme, it meant that no price could possibly too high for a good stock. मतलब कि जब लोग ये लॉजिक अप्लाई करने लगेंगे तो इनके हिसाब से कोई भी प्राइस कंपनी का ओवर वैल्यूएट होगा ही नहीं, और उनके लिए वो स्टॉक तभी भी उतना ही सेफ होगा जब वो $25 से $200 में बिक रहा हो। दोस्तों, इसे आपको समझाने के लिए मैं एक इंडियन एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मान लो आपको अपने लिए बंगला खरीदना है, उस बंगले की वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है और आसपास के बंगले भी उसी प्राइस पर बिक रहे हैं। कोई अगर ज्यादा अच्छा बंगला है तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है, और कोई अगर थोड़ा छोटा है तो वो 90 लाख रुपए का है। अब अगर आपको बंगला ज्यादा पसंद आ गया है तो क्या आप उस बंगले के लिए 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार होंगे, यानी कि 10 टाइम ज्यादा उसकी वैल्यू से? जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा ना। दुनिया में कोई भी अपने होश में इतना ज्यादा प्राइस नहीं देगा। लेकिन अगर आप लोगों की ये लॉजिक यूज करो कि ये बंगला तो काफी अच्छा है और ये आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, तो क्या फिर भी आप इस बंगले के लिए 10 टाइम्स पे करोगे? एक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको उससे अच्छा रिटर्न मिले, यानी कि एडुकेट रिटर्न। अब दोस्तों, ये हो सकता है आने वाले 10 या फिर 20 साल में उस बंगले की एक्चुअल में वैल्यू 10 करोड़ रुपए हो जाए, लेकिन आपका सेटिस्फैक्टरी रिटर्न कहाँ गया? इसलिए बेंजामिन ग्राम की एक और लाइन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आप मुझे दुनिया के किसी भी स्टॉक के बारे में बताओ या फिर बंगले के बारे में बताओ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जब तक कि मुझे उसके प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, एन एक्सीलेंट कंपनी कैन स्टिल बी ए बैड इन्वेस्टमेंट इफ यू पे टू मच फॉर इट, बिकॉज एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन दैट कैन बी जस्टिफाइड ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्राउंड, यानी कि आपको उसकी क्वालिटी पर भी फोकस करना चाहिए और उसके प्राइस पर भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।